बच्चों को खाना बनाने के लिए और नर्सिंग के लिए। क्या नर्सिंग एक्ट में आपको ले जा सकते हैं, 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% होना चाहिए। क्या इनका है और कराएंगे, पर अब आज की स्थिति में बनाना अति आवश्यक हो गया है। रोज किसी न किसी माँ बाप की बच्चियां गायब हो रही है और वो माँ बाप हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री मेरे भी मन में आता है कि बड़े बड़े लोग क्यों आ रहे हैं, और ये आगे विवेचना में आएगा कि कुछ ना कुछ तो अंदर है। एक नन के ट्वीट भी किया जा रहा है, लगातार ट्वीट किया जा रहा है, हंगामा समझ गया, घमासान चल इस पे लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य शासन को लगता है, कि हमारे क्षेत्र में अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, कोई धार्मिक प्राधिकारी को सूचित करना है कि आपने किया, चलो नहीं किया, ग्राम पंचायत को सूचित किया, तो फार्मा में उसको घर पे दिया, कब कहाँ कैसे क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पेमेंट देंगे, और कब कितने रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे, सूचित करेंगे। Sisters here. दूसरों के धर्म में नहीं घुस सकते, दूसरों का धर्म परिवर्तन धारा अनुच्छेद 25 के तहत आप नहीं कर सकते। और अभी आप मन देख सकत हो बहुत जन हावे जो आघात पहुंचाने का काम करते हैं। पूरे प्रदेश में ये देखा जाएगा इनमें से बस्तर से लेकर इधर मुंडी का सीधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। 25 तारीख को सुबह 8 बजे, लगभग 8 बजे के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा घटना घटा जिस पर हाहाकार मच गया। दुर्ग शहर की एक छोटी सी शहर से उठा एक आवाज पूरे भारत का नहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार बन गया, जिसके चलते घमासान हुआ। लगातार केरल राज्य के जो सरकार है, नेता है, वहां के लोग जो दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंच रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं दो नन की गिरफ्तारी को लेकर। दो नन के ऊपर ये आरोप है कि वो मानव तस्करी के लिए दुर्ग शहर आए थे, जहां पर नारायणपुर से 3 बच्चियों को एक आदिवासी लड़के के द्वारा, यानी कि आदिवासी बच्चियों को आदिवासी युवक ही लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां पर 3 बच्चियों में से एक बच्ची रोते हुए नजर आई, जिसको कुछ लोगों ने पूछताछ की और पूछताछ में ये सामने आया कि एक बच्ची जाना नहीं चाह रही थी, जबकि 2 बच्चियों का स्टेटमेंट अलग है। उनको पता था कि हम जाएंगे, लेकिन एक बच्ची ने जो कुछ कहा है, उस बच्ची का आप देख सकते हैं वीडियो। पहले अपन ये वीडियो देखते हैं। आपके स्क्रीन में एक वीडियो चल रहा है, आप इस वीडियो की एक एक बात को बारीकी से सुनिए ना। सुकमती मंडावी। अच्छा, मंडावी हो आप, आदिवासी बच्ची हो जी। कहाँ रहते बेटा? ओरछा में। कोरचा? जी, ओरछा ओरछा जी। नारायणपुर से कितना दूर है? होगा मैम, पहले रास्ता अच्छा था तो 1-2 घंटा में पहुंचता था, अभी थोड़ा रास्ता खराब है तो रिक्स है। अच्छा, वनांचल क्षेत्र है जी। अच्छा, आप पढ़ाई किए हो? जी मैम। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं तक। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? हमको बोले कि आगरा में खाना, मतलब कि सिस्टर मन के लिए खाना बनाना है, तो आप लोग मतलब कि ऐसे ऐसे करना करके बताए हमको। कौन बताए? मतलब पहले के जो दीदी मन गए थे, उन्होंने रिटर्न वापस आए, वो दीदी मन हमको बताए, तो हम लोग फिर ठीक है एक बार जाके देखेंगे करके बोले। तो फिर बाद में फिर बोले कि मतलब मेरे को बोले कि कुकड़े जुड़ के 2 लड़की मन का हो गया है करके, तो ठीक है करके दान जगाने के लिए गढ़बंगल गई थी। उसके बाद वहाँ से फिर फ़ोन किए कि आपके नाम से, मतलब कि मेरे नाम ने और एक दीदी का नाम सुकमती है, उनके नाम से टिकट बुकिंग हुआ है, आप आओगे क्या करके। तो मैं बोली मेरे हाथ में पैसा नहीं है करके। तो फिर ना बोले कि हम लोग पैसा दे देंगे करके बोले, तो ठीक है करके हम लोग आ रहे थे। पैसा दिए? कितना पैसा दिया आपको आने जाने के लिए? मतलब बुकिंग किए हैं, हमको नहीं दिए। अच्छा, और कितनी बच्चियाँ और गई हैं? बहुत सारे लोग गए हैं। बहुत सारे लोग गए हैं? जी, इधर से बहुत गए हैं बोल रहे थे, फिर लेकिन भी कितने लोग गए होंगे?
होंगे मैम लगभग इधर के बहुत, इधर नारायणपुर क्षेत्र के लोग जैसे हैं। आप 10वीं तक पढ़े हो ना, जी तो कुछ तो संख्या होगा, 25, 50, 100 हो सकता है मैम। लगभग, आपकी जानकारी में 20-30 तक तो होंगे मैम। 20-30 तक तो होंगे, जी है ना? जी तो आप खाना बनाने जा रहे थे, जी तो खाना बनाने का काम यहाँ भी तो किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में, जी दूसरी मैम। जगह जाने की क्या जरूरत है? अपने मम्मी पापा को पता बताए हो? जी बताए मैम। क्या बोले मम्मी पापा? तो मम्मी पापा बोले कि आप लोग की दीदी मन गए थे तो सही सलामत जाके आ जाना, अगर जा रहे हो तो, करके बोले मम्मी पापा। उन लोग तो भोले हैं, उनको तो पता भी नहीं है। मेरे अगर मम्मी पापा नहीं है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी अगर हो जाती है, उसकी जवाबदारी कौन लेगा फिर? क्योंकि आप बताओ, नारायणपुर से खुद आप 1-1.5 घंटा के रास्ते से दूर है ना आपका गांव? जी नारायणपुर से 1-1.5 घंटा का दूर है रास्ता, जी सीधे साधे आपके परिवार है जी ना? तो अगर कोई बात हो जाती बेटा, आप भोपाल जा रहे हो खाना बनाने के लिए, अगर कोई बात हो जाती तो मम्मी पापा वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो है। कैसे पहुँचेंगे? अब से गलती नहीं करूंगी, ऐसा वाला काम नहीं करूंगी मैं अभी, और चाहे में रह के मैं रोजी काम में जाऊंगी और अच्छे से रहूंगी। आप किसी के बहकावे माने से क्या मतलब, बताओ? अभी ऐसा काम में नहीं आऊंगी। और मैं जब भी वो एक मैम को बोली कि मुझे घर जाना है, मैं घर चले जाऊंगी करके मैं बोली मैं, तो मैम बोली ठीक है हम लोग छोड़ देंगे करके बोली। तो देखो बेटा, आप कितने अभी छोटे हो, जी है ना? तो जी अभी से बाहर जाके कमाने की इतनी जरूरत है घर में? खेती किसानी तो है ना घर की? नहीं मैम। भैया आपको लेके जा रहे थे, वो क्या काम करते हैं? पता नहीं मैम। पता नहीं, ज्यादा नहीं जानते उसके बारे में? नहीं तो मैम। बेटा ज्यादा नहीं जानते तो उसके भरोसे कैसे आप जा रहे थे, बताओ? तो फिर हम लोग को बोले कि ट्रेन बुकिंग हो गया, हम कैसा कैंसल करेंगे बोले। मैं नारायणपुर में जब पहुंची तो मैं बोली कि मैम कि इतना दूर मैं कैसे होके जाऊंगी करके मैं बोली मैम। तो भैया बोले कि ट्रेन बुकिंग हो गया है, ऐसा करके बोले। तो बोलो। तो फिर मैं ठीक है आती हूँ बोल के फिर आ गई मैम। तो यहाँ से भी जाने का भी मन नहीं कर रहा था मैम, बार बार उधर अपने घर साइड जा जैसा लग रहा था। अच्छा, जाने का बार बार मन नहीं कर रहा था? जी भैया जिद किया, चलो चलो ट्रेन बुकिंग हो गया करके? जी मैम, ट्रेन बुकिंग तो उधर से आगे से आया है, तो आप लोग अभी मना कर रहे हो करके। तो मैं बोली थी कि मतलब कुकड़ी जोर के लोग 2 लड़की मन आ रहे हैं करके। तो फिर मैं आप उधर में दान जगाने अच्छा, के आने लिए के बाद भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं वापस अपने नारायणपुर जाऊंगी, ऐसा लग रहा था? जी मैम। तो आप क्यों नहीं बोले जाऊंगी करके? तो मैं भैया को कब से निकले हो घर से? घर से रात को 9 बजे से निकले मैं। अच्छा, जी तो तो आपने बारीकी से सुने, चीजों को समझे, मुद्दा गरमाया, और अब जो स्थिति है भारत के संविधान में, भारत के नियमों को बदलने का, दबाव बनाने का, जबरदस्ती नन को फंसाने का, बहुत तरह तरह के बातें आ रही है। गोदी मीडिया बोला जा रहा है। अगर सही बातें अगर सामने आ रही तो बहुत सारी चीजों से बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तमाम चीज है। मामला जो है इस वक्त जो है NIA के पास चला गया है। अब ये जो सुनवाई होगी उच्च अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। ये पूरी जांच की कमेटी अब बैठेगी इसमें। इस पूरे डिटेल को जानने के लिए इस वक्त दुर्ग शहर के चर्चित वो चेहरे आपके सामने हैं, जिसका नाम है अधिवक्ता, वकील के रूप में हमारे पास बैठे, जो इस पूरे मामले में प्रकाश डालेंगे कि ये केस कहां तक जाएगा और ये केस में क्या क्या हो रहा है। और नियमावली को फॉलो करने के लिए, जैसे संविधान का अनुच्छेद 25 जैसे धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने से संबंधित बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, उस पर हम खुल के चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास वकील के रूप में मौजूद है गोपाल कृष्ण शर्मा जी और आशीष शर्मा जी। ये दोनों दुर्ग शहर के जाने माने चेहरे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इस पूरी विषयों पर बात करते हैं कि धर्मांतरण कैसे होता है, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना होगा, छत्तीसगढ़ शासन को अब कैसे कानून लाना पड़ेगा जिस पर लोगों का जो है आहत ना हो। कई लोग कहते हैं मिशनरी आहत हो रहे हैं, बजरंगियों का कहना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चल रहा है। फिर आज जो 2 नंद
छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पकड़ाए हैं, जिसको केंद्रीय जेल पर जिसको रखा गया है, उनसे मिलने के लिए केरल राज्य के इतने सारे सरकार यानी कि कांग्रेसी सरकार पहुंच रहे हैं। बड़े से बड़े जो नेता है, उन नेता गणों का जो है ट्वीट आ रहा है लगातार। आखिर ये ट्वीट क्यों आ रहा है, बहुत सारी तमाम विषयों पर आज बात करते हैं। तो आप मेरे शर्मा भाई से, मतलब गोपाल कृष्ण जी से, आशीष शर्मा जी से, आपको बीएलसी न्यूज में आने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे शुरू होता है कि शर्मा जी, अभी घमासान मचा हुआ है, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है दुर्ग शहर, एक छोटा सा शहर है। इसमें जिस तरह से अभी नेशनल खबर बन गया है, धर्मांतरण को लेकर हर कोई जो है नन के बारे में बात कर रहे हैं, वो 3 बच्चियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी जानकारी मिला कि कल के तारीख में जो बातें सामने आई, जिसपे पूरी मामला जो है जांच पर चला गया है, और NIA ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दुर्ग शहर छोटा नहीं बहुत बड़ा शहर हो चुका है। जितने क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ पे जितने विद्वान पैदा हुए हैं, इन्होंने दुर्ग का बहुत गौरव बढ़ाया है। और एक चीज और भी बताऊंगा कि जैसे आप अभी अपने क्वेश्चन के NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका एक एक्ट है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, ये एक एक्ट है। इसमें क्या होता है, कोई भी बड़े मामले हैं जिनको जैसे आतंकवादी गतिविधियों को छोड़ के बाकी सब में राज्य शासन से इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन लेना पड़ता है। बाकी जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे, जैसे विस्फोटक पदार्थ रखना, धारा 370 और 370 का जो भी हो गई 143, जिसमें जो मानव तस्करी, धारा 189 का है ना। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, परमाणु सुरक्षा अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करना, हरण निवारण अधिनियम, सिविल विमानन सूचना विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम है ना, और सामुद्रिक नौ सेवा परिवहन अधिनियम, सामूहिक संहार आयुध और उनकी परिधान प्रणाली अधिनियम, ऐसे सभी अधिनियम आते हैं जिसमें NIA जांच करती है। अब मामला क्या था, कल हमने आपत्ति लगाई, कल मैंने प्रार्थी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें मेरे साथ मेरे बहुत सारे अधिवक्ता साथी उपस्थित थे। हमने दलील दी सबसे पहली कि भाई ये मामला यहाँ जुरिडिक्शन में नहीं है, कृपया ना सुना जाए, बिल को खारिज किया जाए। दूसरा, आपने इन बच्चों को माने क्या करने ले जा रहे थे। उनका आंसर था कि कुछ बच्चों को खाना बनाने के लिए और नर्सिंग के लिए। तो क्या नर्सिंग एक्ट में आप इनको ले जा सकते हैं? 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 45% होना चाहिए। क्या इनका है? नहीं है। तीसरा, छत्तीसगढ़ से बाहर कभी भी किसी को भी रहते बालिकाओं को, नाबालिग को तो ले जा ही नहीं सकते। तो छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट एक्ट एजेंसी अधिनियम 2013 के तहत आपको नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित करना है कि आपने किया। चलो नहीं किया तो ग्राम पंचायत को सूचित किया, प्रोफार्मा में उनको भर के दिया कि बच्ची को कब, कहाँ, कैसे, क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पेमेंट देंगे, अपने परिवार से कब मिलने लाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे तो SP को सूचित करेंगे। ऐसा कुछ भी प्रमाण ना हमको माने वहाँ पे दलील में मिला, ना पुलिस के पास अभी इन्होंने दिया है। तो ये सब चीजें इनकी बेल रिजेक्ट करने के लिए कागार साबित हुई और इसी कारणों से बेल रिजेक्ट हुई। अभी आप देख रहे हैं कि इस केस पर इतना राजनीति तूल पकड़ लिया है कि नन से मिलने के लिए जो केरल राज्य की जो सरकार है, केरल राज्य के जो गवर्नमेंट है, जो सांसद है, विधायक है, लगातार दुर्ग केंद्रीय जेल में पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि संविधान खतरे में है। तो किस तरह से संविधान खतरे में है? और इन लोग एक और बात बोलते हैं कि धारा 25 में अनुच्छेद जो है उसमें सब स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये स्वतंत्रता क्या छीनने वाली बात है और क्या स्वतंत्रता की बातें हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि धारा जो अनुच्छेद धारा जो 25 है उसके तहत जो है हमें धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है? आप हिंदू धर्म से हैं
आप हिंदू धर्म के लिए प्रचार प्रसार करिए, भगवान का गीत गाइए, भजन करिए। क्रिश्चियन धर्म वाले को उनका धर्म का प्रचार प्रसार करना करिए। हर धर्म इस अनुच्छेद के तहत बंधा हुआ है कि आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने धार्मिक स्वतंत्रता आप कैसे भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, पर दूसरों के धर्म में नहीं घुस सकते। दूसरों का धर्म परिवर्तन धारा अनुच्छेद 25 के तहत आप नहीं कर सकते। कहीं पे भी अनुच्छेद 25 में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप क्रिश्चियन धर्म से हिंदू धर्म बना लेंगे, हिंदू धर्म से कोई दूसरा और धर्म बना लेंगे, दूसरे धर्म से तीसरा धर्म में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी आर्टिकल 25 में नहीं लिखा हुआ है। आप स्वतंत्र अपने धर्म के लिए, दूसरे के धर्म को आप गाली नहीं बक सकते, दूसरे के भगवान को आप गाली नहीं बक सकते, जो अभी आजकल का फैशन बन चुका है, जिसके खिलाफ मैं देख रहा हूँ अभी अश्वनी उपाध्याय जी, विष्णु शंकर जैन जी लगातार वर्किंग कर रहे हैं, और उन्हीं के अवेयरनेस के कारण अब लोगों को संविधान के बारे में पता चला है और लोग फ्रंट फुट में आके वर्क कर रहे हैं। एक चीज आपको और भी बताना चाहूंगा, कल कुछ मुझे पता चला था मीडिया के माध्यम से कि लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, हमारे सांसद विधायक कोई भी इस मामले में नहीं आए। तो कल शाम को मेरे पास सांसद महोदय विजय बघेल जी का भी फोन आया था, मेरी विधायक जी से भी बात हुई, वो बहुत प्रसन्न है, उन्होंने मुझे बधाई भी दिया कि आपने इस बिल को रिजेक्ट कराया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, हर आदमी रोड में खड़े होकर आंदोलन नहीं कर सकता। सांसद जी क्या करेंगे, लोकसभा में काम करेंगे, विधायक जी क्या करेंगे, यहाँ पे विधानसभा में काम करेंगे, वकील क्या करेगा, कोर्ट में माने अधिकार के लिए लड़ेगा, बच्चियों के अधिकार के लिए, और जो धर्म संबंधित लोग हैं वो आंदोलन करके अलग अलग विचारों से इस मामले का विरोध करेंगे। सब अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों को और बाकी लोगों को एकदम अवगत कराना चाहूंगा, सब लोग लगे हुए हैं इस केस में, और 100% इस केस में सफलता मिलेगी, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आप एक क्वेश्चन कि बड़े बड़े लोग क्यों आ रहे हैं, मेरे भी मन में आता है कि बड़े बड़े लोग क्यों आ रहे हैं, पर ये आगे विवेचना में आएगा कि कुछ ना कुछ तो अंदर है। एक नन के ट्वीट भी किया जा रहा है, लगातार ट्वीट किया जा रहा है, हंगामा समझ गया, घमासान चल रहा है। यस, तो कोई ना कोई इसके पीछे माने इन्वेस्टिगेशन होगा। हो सकता है इनकी क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट को खंगाला जाए 1 2 3 4 स्टेप ऊपर में, क्या पता इसमें फॉरेन फंडिंग निकल जाए। तो जब ये सब निकलेगा तो जितने लोगों की सबकी जड़ हिल जाएगी, जो भी इसमें वर्किंग कर रहा है या जो भी इसमें मानव तस्करी में जुड़ा हुआ उसकी जड़ हिल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा इन लोग को माने नुकसान झेलना पड़े। ये छोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और इसके जाल बहुत दूर तक है। इसीलिए तो हर जगह से, दुर्ग में हुआ 15 मिनट में स्टेटमेंट आ गया, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के स्टेटमेंट आ गए, केरल से वहाँ के उप मुख्यमंत्री आ गए। ये बहुत छोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और एनआईए कहती है, एनआईए एक्ट में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित का या समस्या का विषय है उसको एनआईए अपने हाथ में लेगी। तो ये एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। इसीलिए ये अमेंडमेंट भी किया गया था कि एनआईए को इसमें लाया जाएगा। और दूसरी चीज, अनुच्छेद 25 में जो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जो बताया भैया ने, उसके आगे ये बता रहा हूँ कि अगले पैराग्राफ में अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि अगर कोई राज्य शासन को लगता है, अगर कोई राज्य शासन को लगता है कि हमारे क्षेत्र में अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, कोई धार्मिक संगठन या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करके उसको पार जा रहा है और धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहा है दूसरे समुदाय का, तो उसी में वो रोकथाम लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, और उसके लिए कानून बना सकती है और उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो लोग कह रहे हैं ना कि शासन का दबाव है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। शासन को अधिकार है, अभी तक शासन ने अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया है। शासन चाहे तो उसको रोकथाम लगा सकती है धर्म परिवर्तन के लिए भी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में एक गंभीर मुद्दा बन गया है, आदिवासियों का सबसे ज्यादा धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुत ही सरल और सहज लोग हैं, जो बहुत जल्दी छोटे छोटे लुभावने वादों में फंस जाते हैं बेचारे, गरीबी के कारण बोलो, अशिक्षा के कारण बोलो, जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इन लोग सक्रिय कहाँ पे है? सबसे ज्यादा सक्रिय बस्तर के इलाकों में, वहीं से ये लड़कियां लाई गई है। जो नेता है, केरल के नेता, कांग्रेसी नेता है, उनको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, नेटवर्क, वही तो बात है ना, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमको भी लग रहा है, सबको भी यही लग रहा है कि उनको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, ये ओरिजिन ही वहीं से हुआ है। ये जो नन है, ये सबसे ज्यादा फैला केरल में है ना, क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा फैला हुआ है, इनकी जड़ें वहीं से ही है, फंडिंग वहीं से ही आती है, पूरी रूपरेखा वहीं से ही बनती है। ये आप बार बार जो बोलते हैं नन नन नन, नन नहीं है, धार्मिक वस्त्र की आड़ में एक गिरोह चल रहा है, जो धार्मिक वस्त्र की आड़ में है। कई धार्मिक धर्म में बहुत सारे वस्त्र दिए गए हैं, उसकी आड़ में बहुत सारी चीजें हो रही है ना।
तो उसकी आड़ में यह गिरोह चल रहा क्या है। वो हो सकता है पर्दाफाश करने का समय आ गया है? बहुत आ गया, जो जरूरी है। देखिए क्या हो रहा है कि बस्तर में और हमारे छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम समय में देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई बोल सकते हो, गुम हो गई बोल सकते हो, या फिर किसी भी चीज के लिए ले जाया गया और वापस आज तक घर लौट के नहीं आई। तो ये पहली एक ऐसी कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसके तार उन सब से भी जुड़ेंगे और उन सभी बड़े गिरोहों का पर्दाफाश होगा, या उन सभी जो बड़ी बड़ी समझो चाहिए कि लापता हो गई लड़कियां, उन सभी से हो सकता है इनके तार कनेक्ट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनआईए इसमें जांच करेगी तो कुछ बड़े राज खुल के आएंगे। जी। और जिस तरह से इन लोगों का इल्जाम है कि दबावपूर्ण ये केस दर्ज किया गया है, मामला इतना गंभीर नहीं था। देखिए दबाव आप देखेंगे, उस दिन रेलवे स्टेशन में आप भी थे जी। 50 हिंदू संगठन, बजरंग दल या किसी भी संगठन के लोग थे, 500 क्रिश्चियन धर्म के समुदाय के मिशनरी लोग थे। तो 50 भारी पड़ते कि 500 भारी पड़ते? और वो जो थे बिना कॉल के आए थे। इसका मतलब उनके चारों ओर वो एक समझो बचाव, ये आवरण की तरह खड़े थे, कवच बना के। जैसे ही कुछ समझो उनको लगा कुछ होने वाला है तो 500-700 लोग 5 मिनट के अंदर आ गए। तो मिशनरी जो 500 लोग हैं वो ज्यादा दबाव बना पाएंगे, या जो संसद से जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज्यादा दबाव बना पाएंगे? कोई उप मुख्यमंत्री किसी को बचाव के लिए आ रहा है वो ज्यादा दबाव बनाएंगे? कोई मंत्री यहाँ पे 3 दिन से बैठे वो दबाव बनाएंगे कि 50-60 लड़के दबाव बनाएंगे? तो दबाव कैसे हो सकता है? सर आपने वीडियो देखा है? हाँ देखा है। उस वीडियो से क्या समझ आता है सर? वीडियो से साफ साफ समझ आ रहा है। देखिए अगर उनको लड़कियों को लेकर जाना था तो वो उनके घर जाते, उनके परिवार को विश्वास जीतते, लड़की उनको जानती, वो लड़की को जानते, एक दूसरे में पहचान होती, लड़कियां समझती कि हमें किस काम के लिए जाना है, परिवार वाले सहमति देते, जाते। वो 2 घंटा पहले दुर्ग रेलवे स्टेशन एक ट्रेन से पहुंचे, 2 घंटे बाद उनकी दूसरी ट्रेन थी, उनको नहीं पता था कि ये लड़कियां कौन है, लड़कियों को नहीं पता था वो किसके साथ जा रही है। एक दलाल किस्म का आदमी जो वहां से लड़कियों को लेके आता है, जिसको नहीं पता था कि वो किसको सौंप रहा है। जी। ऐसे लोगों, ऐसी सब चीजों के कारण आपको क्या लग रहा है इनके सपोर्ट में सारे लोग आ गए? हाँ, नहीं सपोर्ट की बात नहीं है, ये एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है और ये रोज होता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कई बार आए होंगे, ले गए होंगे, पकड़ में नहीं आए। ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और वो लड़का जिसको जो लेके आया वो तो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा था। कभी बोलता था मैं 5 बार ला चुका हूँ दुर्ग स्टेशन में, कभी बोल रहा था मैं इसके पहले काम ही नहीं किया हूँ, कभी बोल रहा था नहीं मैं तो रेगुलर काम ही यही है, हर लड़की के पीछे मुझे लाख रुपए मिलता है। ऐसा भी सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि वो लड़का कह रहा था कि मुझे हर लड़की के पीछे लाख रुपए देते हैं इन लोग। जी, तो ये एक गिरोह है जो देखने से, प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है ये बहुत बड़ा गिरोह है जो काम कर रहा है। और जो पहली बार पकड़ा गया, तो पकड़ाने के कारण इतनी हलचल पैदा हो गई पूरे देश में। मीडिया स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से केरल के मीडिया कर्मी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जम कर बैठे हुए हैं, तो जरूरत थी इस केस के नाम से भेजा गया है जी। मीडिया तो स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ की मीडिया काफी नहीं है क्या? यहाँ की मीडिया, यहाँ पे सभी अखबार है, सभी प्रेस है, IBN चैनल है, नेशनल चैनल है, वहाँ से भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? आप समझिए ना कि मीडिया के माध्यम से भी लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं, मीडिया माहौल खराब करना चाह रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि धर्म के आधार पे बांटना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो है इनके परिवार से, यानी कि जो ले जा रहे थे उन बच्चियों के परिवार से इन लोगों ने बात करके ले जा रहे हैं, उसके बाद भी किसी को बताने की जरूरत है क्या इनको? कानूनन जी देखिए इसमें एक कानून की बारीकियां आप ही ज्यादा बताएंगे सर। देखिए वो बालिग थी, पर आप देखिए बालिग थी इसीलिए तो ये जो आदिवासी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ ना, तो एक लोकल एक्ट बना हुआ है जो एजेंसी एक्ट भैया ने बताया, प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट, प्लेसमेंट एजेंसी एक्ट 2013 इसीलिए बना कि यहाँ के लोग, बच्चियां भोले भाली है, समझती नहीं है कि बाहर में किस तरह की चीजें चल रही है, कैसा माहौल चल रहा है जी। और यहाँ के सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट एंड एजेंसी एक्ट बना कि यहाँ पे अगर आप आकर बाहर के लोग यहाँ के बच्चों को ले जाए, और भी राज्यों में होगा, पर छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी है कि आप यहाँ के बच्चों को, सीधे साधे नागरिकों को अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो सूचित करें सक्षम प्राधिकारी को। इन्होंने नहीं किया, ये इसीलिए बना है, ये गुमराह हो जाते हैं, ये बच्चे भोले वाले हैं, बाहर की दुनिया देखे नहीं है, इसीलिए तो बच्चियां बिक रही है। आप देखिए भारत की बच्चे विदेशों में बिक रही है, पता नहीं चलता, गायब हो जाती है। बस्तर से लड़कियां जाती है, आज तक मिल नहीं रही है, कहाँ ले गए, बोले नौकरी करने बॉम्बे गई है, आज तक ना फोन आया ना पता ठिकाना है, वो बॉम्बे में है कि मलेशिया में है कि सिंगापुर में कि दुबई में। और ये बच्ची अभी कहाँ होगी कोई पता थोड़ी, जा रही थी अभी, पकड़ में आ गई, ठीक है, हो सकता है कि कहीं बाहर बिक जाती।
इसलिए बहुत जरूरी लेकिन है। बच्चों के ऊपर चर्चा बहुत कम हो रही है, सिर्फ नन की चर्चा चल रही है। क्योंकि उनका जो पावर, उनका दबदबा, उनका विज्ञापन, उनके लोग, भाई हमारे यहाँ इतने सांसद विधायक तैयार अभी खड़े नहीं हुए, उनके लोग पूरा दबाव बना के रखे हुए हैं, तो उनका चर्चा ज्यादा हो रही है। अभी जिस तरह से रतन यादव और ज्योति शर्मा का नाम जो है हाईलाइट हिट लिस्ट में चल रहा है, ज्योति शर्मा वांटेड है बताए जाते हैं, ज्योति शर्मा जबरदस्ती लोगों को मार रही है, ज्योति शर्मा जबरदस्ती लोगों का बैग यानी कि बच्चियों का बैग चेक कर रही है, उनको क्या अधिकार है, इस टाइप में आरोप लगता जा रहा है, क्या कहते हैं उसमें आप? देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे, न्यायपालिका न्याय के लिए है और हम लोग न्याय को दिलाने के लिए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत मान लो आरोप लगता है तो हम उसको बचाने के लिए हमेशा हर कदम उनके साथ में है, तो कोई भी गलत आरोप हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और आरोप तो लगेंगे। जो भी काम करेगा उसके ऊपर आरोप लगेगा, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं लगेगा, काम करोगे तो आरोप लगेगा। तो ये पूरा केस अब कौन सा रुख ले रहा है? बस अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को परमिशन लेना पड़ेगा राज्य शासन के पास, राज्य शासन केंद्र से परमिशन लेके इस केस को एनआईए को सौंप देगी, फिर एनआईए जांच करेगा और एनआईए जांच करेगी, तभी इसमें एक नया मोड़ आएगा और तभी इस केस में कुछ हो सकता है। मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, इस केस पे पैनी नज़र रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दबाव बहुत ज़्यादा है, दबाव नन के ऊपर, आरोपी लोगों के ऊपर नहीं है, दबाव प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, दबाव जांच एजेंसी के ऊपर है, दबाव लोकल पुलिस के ऊपर है, दबाव कोर्ट के ऊपर है। वो दबाव को आप ही लोग सामने ला सकते, कोई दबाव में नहीं आए, निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच कराइए। मीडिया का आप लोगों से मेरा अनुरोध है, निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बहुत बड़ा गिरोह इसमें सामने आएगा। एक झांगुर वाले बाबा पकड़ाए ना, वैसे यहाँ पे भी कोई ना कोई क्रिश्चियन मिशनरी जो धर्म परिवर्तन करते हैं, वैसा कोई ना कोई बड़ा बाबा इसमें पकड़ाने वाला है। सर, इस केस की स्टडी आप कर रहे हैं दुर्ग से, तो इस केस में क्या हो सकता है? जैसे आप बताए कि सारा जो सबूत है वो साक्ष्य के रूप में आपके पास मौजूद है, तो इस केस का आखिरी निर्णय क्या होगा? निर्णय यही होगा, मैंने प्रोसिक्यूशन साबित करेगा और आरोपियों को सजा होगी। सजा भी कोई कम नहीं है, 10 साल की सजा और आजीवन कारावास तक है, तो सजा होना तय है इसमें। और बाकी सब विवेचना में है, विवेचना होगी, एनआईए विवेचना करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट के बाद हमारे प्रोसिक्यूशन उसमें अपना पक्ष रखेंगे, बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा। दोनों पक्ष रखने के बाद जो भी निर्णय सामने निकल के आएगा वो तो दिखता है। सेकंड, पुलिस को और विवेचना में डॉक्यूमेंट एविडेंस इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी सामने आएंगे कि ये पहली बार आई थी या 10 बार आगे चलेगी। इनका काम यही है कि धर्म परिवर्तन करना। इनके खिलाफ और कहाँ एफआईआर है, ये लड़के के खिलाफ कहाँ एफआईआर है, भाई ये तो यही काम करता है। लड़का बताएगा मैं कितनी लड़कियों को और सप्लाई किया हूँ, कितना पैसा लिया हूँ, जो भी पैसा लिया उसके बैंक अकाउंट में दिखेगा। कई विवेचना में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लड़कियों को एटीएम दिया गया था, सुनने में आया। हाँ, लड़कियों के पास एटीएम था लेकिन उसको चलाना नहीं आता था, ऐसा ज्योति शर्मा का कहना है। बस मैंने भी ये सुना था मीडिया के माध्यम से कि बच्चों के पास एटीएम था, चलाना नहीं आता था। तो एटीएम, बैंक अकाउंट, किसके एटीएम थे, किसके फंड थे, ये किस लालच देकर या क्या बोलकर उनको एटीएम दिया गया, किस लालच में आके लड़कियां जा रही थी। एक लड़की रो रही थी, जो लड़की रो रही थी वापस घर जाऊंगी, उसको नहीं भेजा गया। तो ये सब चीजों में जांच अगर होगी ना, तो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हलचल राजनीतिक समुदाय में बोलो या मिशनरी समुदाय में आ जाएगी। धर्म परिवर्तन के लिए जो है छत्तीसगढ़ में कोई कानून अभी तक नहीं बना है, जबकि कई ऐसे राज्य देखने को मिला है जहां पर कोई धर्म परिवर्तन ना कर सके, उसके लिए कानून बन चुका है। क्या कहते हैं सर कि छत्तीसगढ़ में अभी तक धर्म परिवर्तन को लेकर कानून क्यों नहीं बना है? क्योंकि लगातार ये छत्तीसगढ़ जो है हाई लिस्ट पे चल रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, सुनने और देखने को मिलता है, आए दिन कहीं ना कहीं बखेड़ा आप देख लेंगे, लेकिन उस पर कानून क्यों नहीं बन पा रहा? एक तरह मामला आया था 2024 कैलाश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, रोहित रंजन अग्रवाल न्यायमूर्ति ने फैसला दिया था, यदि धर्म परिवर्तन नहीं रोका गया तो छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्म परिवर्तन में केंद्र सरकार को कड़ा से कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 25 के तहत
रोहित रंजन अग्रवाल जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला दिया था। एक इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कठोर से कठोर कानून बना सकती है। एक हाई कोर्ट का फैसला सभी राज्यों को मानना पड़ता है। छत्तीसगढ़ शासन मान लो इसी हाई कोर्ट के फैसले को हमसे ले ले और इसमें वर्किंग करे और एक कठोर धर्म परिवर्तन कानून बनाए, तब हमारे जनजातियों की बेटियां बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि क्या होता है, અને मीडिया ट्रायल में या वीडियो बाइट में या माइक में सब बोल देते हैं हम कठोर कानून बनाएंगे, पर अब आज की स्थिति में बनाना अति आवश्यक हो गया है। रोज किसी न किसी माँ बाप की बच्चियां गायब हो रही है और वो माँ बाप हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से आशा करते हैं कि कठोर कानून बने कि उस कानून के तहत उनकी बच्चियां बाहर नहीं जाए और जिसकी बच्चियां चले गई है उनको वो कानून एक समझ लो उनके कंपनसेशन के लिए हो जाएगा कि चलो भैया अब इसकी तो बेटी चली गई, बाकियों की बेटी नहीं जाएगी। तो मेरा आग्रह है कि ये जो निर्णय आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इसके तहत कठोर से कठोर धर्म परिवर्तन का विधेयक पारित हो विधानसभा में और केंद्र में भी, कि ताकि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाए। और धर्म परिवर्तन मान लो जैसे बोलते हैं कि भैया कोई जाना चाहे तो, भाई किसी को मान लो डाइवर्स लेना है अपने पति से, तो 6 महीने की पीरियड में गैप देते कि 6 महीना आप लोग आओ कोर्ट में, आओ आवेदन दो, कोर्ट बयान लेगा। तो क्या धर्म परिवर्तन के लिए अपन लोग 2 साल की म्याद नहीं कर सकते? 2 साल आपको आवेदन लगाने के बाद बयान देना पड़ेगा, कहीं आपका मूड चेंज नहीं हो सकता है, क्यों किस कारण से आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हो, इस धर्म में क्या प्रॉब्लम, उस धर्म में क्या अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, इन लोग ना थोड़े समय के लिए मोहित कर लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना मोहिनी डाल देते हैं, मोहा देते हैं, ऐसे मोहित कर लिए। मोहित करने के बाद इनको धर्म परिवर्तन करा लिए। कोई लव जिहाद में लड़की आती है, मोहित हो जाती है, फंस जाती है, शादी के बाद या क्रिश्चियन धर्म में धर्म परिवर्तन के बाद इनको समझ आता है मैंने गलती कर डाली, और गलती कर ली, एक कदम आगे बढ़ गया, लोग पीछे हटना नहीं चाहते, इसलिए अपने में वापस नहीं जा सकते। मान लो आप 2 साल का समय दे दीजिए इनको, आप एप्लीकेशन लगाइए, और जिसको जेन्युइनली मेरे को मान लो ये धर्म अच्छा नहीं लगा, दूसरे धर्म में जाना है, वो जा सकता है, बाकी लोग यहाँ टिके रहेंगे। ऐसा एक्ट बनाइए, तो उसके बाद ये जो हमारी बच्चियां जो बाहर जा रही है, जो बच्चियां माने बेची जा रही है या परिवर्तित हो रही है धर्म परिवर्तन, या छत्तीसगढ़ में आदिवासी पूरे क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, यह रुक जाएगा। कठोर कानून की आवश्यकता है, कठोर कानून की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बना लिए जी, पर छत्तीसगढ़ सरकार अभी तैयारी कर रही है जी, पर तैयारी मेरे को लगता है बहुत लंबी हो गई है, अब बहुत जल्द करनी पड़ेगी, इसको खत्म और बनाना पड़ेगा विधेयक। क्योंकि क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से जो विधेयक पारित हुआ है, मध्य प्रदेश में जो हुआ है उसमें एफिडेविट देना है, आपको माता पिता के एफिडेविट देंगे, परमिशन लेनी है, बहुत सी प्रक्रियाओं का पालन करना है। और यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बच्चा वयस्क है ना, कहीं जाना है 32वां लेवा दो, वो चर्च में जाता है 5 दिन प्रेयर करता है, उसको पादरी या पास्टर जो है वो 32वां दिलवा देता है, धर्म परिवर्तन हो गया। ऐसे कैसे हो गया? तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, मत परिवर्तन हुआ है। उसका मत बदलने की कोशिश की गई है कि नहीं भाई ये तुम्हारे भगवान ऐसे हैं, देखो हमारे भगवान ऐसे हैं, छलावा है, तो उसको फंसाया जाता है। और हमारे यहाँ आदिवासी बहुत भोले वाले हैं, लोग बहुत भोले वाले। आपको मैं अभी तुरंत का एक किस्सा बताता हूँ कि अभी दुर्ग शहर में एक हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर, जिसका हस्बैंड भी धर्मांतरित हो चुका है, उसकी वाइफ ने उसको धर्मांतरित किया और एक चर्च बनाया, इलीगल चर्च बनाया, दुर्ग के अंदर इलीगल चर्च बनाया, लाखों रुपए फंडिंग बाहर से आई, इलीगल चर्च का निर्माण किया गया। और उस दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर 6 महीने में 600 साहू परिवार को कन्वर्ट कर दिया। 600 साहू परिवार, बोरसी और पोटिया के 600 साहू परिवार उस एक चर्च से कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ा गेम हो रहा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ शासन से कि जल्द से जल्द विधेयक, ये दुर्ग में 600 परिवार 6 महीने में हुए, यहाँ 6000 परिवार, 6 लाख परिवार हो चुके होंगे, बस्तर में तो आप गिनती नहीं कर सकते। इसलिए जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन है कि ये धर्मांतरण कानून बनाना चाहिए। आप दोनों को बहुत आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। तो आपने देखे किस तरह से जो अधिवक्ता है खुल के सब सारे सब्जेक्ट में बात किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन को अब इस बात पर तत्काल निर्णय लेना पड़ेगा कि इस पर जो धर्म पर है कानून अति शीघ्र बनाए, ताकि इस तरह का जो धर्मांतरण का जो खुला खेल खेला जा रहा है उस पर अंकुश लगा जा सके। और केस के बारे में हमने डिटेल बात करने की कोशिश की है, तो अधिवक्ता की जुबानी हमने सुने कि इस केस पर क्या क्या हो सकता है। तो अगली अपडेट क्या होगी, इसके लिए बने रहिए वीएलसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।